आधार इस दावे पर टिका था कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अद्वितीय है, यानी इसे बदला या चुराया नहीं जा सकता। लेकिन सिलिकॉन फिंगरप्रिंट के जरिए अपराधियों ने आधार की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ दिया। अब आप केवल 12 अंकों का नंबर बनकर रह गए हैं। 2009 में जब आधार आया था तो सरकार ने वादा किया था कि यह 12 अंकों का नंबर पूरे सिस्टम को बदल कर रख देगा। आधार तकनीकी विफलताओं के कारण राशन न मिलने से हुई मौतों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। 2017 में झारखंड की 11 वर्षीय संतोषी कुमारी की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी। अगर कल आधार बंद हो जाए तो बैंक खाते, राशन कार्ड, पेंशन, LPG, सरकारी योजनाएं और सिम, इन सब का क्या होगा? सिस्टम ऐसा है कि आधार 2009 में आया, लेकिन डेटा सुरक्षा कानून 2023 में 14 साल तक करोड़ों भारतीयों का डाटा बिना किसी सुरक्षा कवच के बाजार में घूमता रहा। আধার কার্ড বাতিল মানে কি? রেশন কার্ড থেকে তাদের লিংকটা উঠে যাবে, ব্যাংকের থেকে লিংকটা উঠে যাবে। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तो क्या कहने। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली भारत सरकार की एक ऐसी वैधानिक संस्था है और यही संस्था भारत के प्रत्येक नागरिकों को 12 अंकों का आधार कार्ड जारी करती है। 2009 में जब भारत सरकार ने आधार की नींव रखी थी तब इसे दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक समावेश कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था। वादा था कि 12 अंकों का यह विशिष्ट नंबर भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म कर देगा। यह सरकारी योजनाओं के रिसाव को रोक देगा और भारत के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को एक ऐसी पहचान देगा जो किसी भी दस्तावेज के परे उसके शरीर बायोमेट्रिक पर आधारित होगी। लेकिन एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद यह डिजिटल इंडिया का गौरव एक डिजिटल निगरानी के औजार के रूप में तब्दील होता दिख रहा है। यह रिपोर्ट आधार के उस अंधेरे पक्ष का विश्लेषण करती है जो अक्सर सरकारी विज्ञापनों और चमकदार डैशबोर्ड के पीछे छुपा दिया जाता है। इसमें डेटा की असुरक्षा, तकनीकी खामियां और वह मानव त्रासदी शामिल है जिसने कागजों पर तो बचत दिखाई लेकिन जमीन पर गरीब नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। मैं सुनील ईगल, चलिए बढ़ते हैं आधार के एक ऐसे विश्लेषण पर जिसने टेक्नोलॉजी का मुखौटा पहनकर पूरे भारत को ठगने की कोशिश की। आधार सुरक्षा इस दावे पर टिकी थी कि बायोमेट्रिक अद्वितीय है, यानी इसे चुराया बदला नहीं जा सकता। लेकिन जमीनी हकीकत दिखाती है कि बायोमेट्रिक न केवल चुराए जा रहे हैं बल्कि इनके क्लोन बनाकर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर अपराधियों ने आधार कार्ड की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ दिया। सिलिकॉन फिंगरप्रिंट के जरिए बिना आधार कार्ड धारक की मौजूदगी के उनके बैंक से पैसे निकाल लिए। अपराधियों को आपकी उंगलियों के निशान सिर्फ एक बार, जैसे कि परिवार रजिस्ट्री दस्तावेज या किसी फोटोकॉपी दुकान से हासिल होते हैं, फिर वे रबर स्टैंप बनाने वाली मशीन से अंगूठे का क्लोन तैयार कर लेते हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को ग्रामीण भारत में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जहां लोग केवल अंगूठा लगाकर पैसे निकाल सकते थे। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ा सुरक्षा छेद यह था कि इसमें OTP की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपराधियों ने इसी का फायदा उठाया। बिहार के नवादा और झारखंड के कई इलाकों में ऐसे गिरोह पकड़े गए जिन्होंने गरीब मजदूरों के खातों से करोड़ों रुपए केवल उनके क्लोन किए गए बायोमेट्रिक का उपयोग करके साफ कर दिए। बायोमेट्रिक डिके, इसका सबसे बड़ा शिकार बूढ़े और मजदूर बनते हैं। आधार प्रणाली एक आदर्श उंगली के निशान की कल्पना करती है, यानी एक ऐसा सुरक्षित हाथ जिसमें सभी उंगलियों के सभी निशान पूरी तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन जमीनी हकीकत में उम्र के साथ या मेहनत मजदूरी करने वाले, जैसे ईंटे भट्टे पर या किसानी करने वालों के फिंगर्स के निशान घिस जाते हैं। इसे बायोमेट्रिक डिके कहा जाता है। और जब ये नागरिक राशन की दुकान पर जाते हैं तो POC मशीन इनके निशान को पहचानने से इनकार कर देती है। जस्टिस सीकरी के बहुमत के फैसले में बायोमेट्रिक विफलता दर को केवल 0.23% बताया गया था, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या में यह छोटा सा आंकड़ा भी लगभग 27 लाख लोगों के बराबर है, जिन्हें उनके भोजन और अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया क्योंकि मशीन ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। मशीन कहती है पहचान नहीं हुई, लेकिन व्यक्ति सामने खड़ा होता है। क्या मशीन तय करेगी कि आप कौन हैं? कल्पना कीजिए, कल सुबह आप जागते हैं, अपना फोन उठाते हैं, लेकिन आपका सिम ब्लॉक हो चुका है। फिर आप ATM में पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन वहां पर पैसे निकालने से मना कर दिया जाता है।
आपके घर में बैठा बूढ़ा दादाजी पेंशन के इंतजार में है, लेकिन बैंक के सर्वर कहते हैं कि पहचान गायब है। दूर किसी गांव में बैठी माँ राशन की दुकान पर खड़ी है, लेकिन पीओएस मशीन चिल्लाती है कि बायोमेट्रिक फेल्ड। भारत के 134 करोड़ सक्रिय आधार यूजर आज 12 अंकों के नंबर के भरोसे अपनी सुबह शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह यह नंबर हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, अगर देश का सबसे बड़ा डिजिटल ढांचा यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा के लिए बंद हो जाए। 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह साफ कर दिया कि बैंकों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना असंवैधानिक है। कानूनी रूप से आपके बैंक खाते को चलाने के लिए आधार की कोई आवश्यकता नहीं। कल अगर आधार बंद हो जाए तो सबसे बड़ा झटका बैंकों के काम करने के तरीके को लगेगा। ई-केवाईसी का अंत हो जाएगा। आज जब आप किसी भी डिजिटल बैंक या किसी फिनटेक ऐप पर 2 मिनट में अपना अकाउंट खोल लेते हैं, उसके पीछे आधार की ई-केवाईसी होती है। इसके बंद होते ही बैंकों को दोबारा मैनुअल पेपर वेरिफिकेशन पर लौटना होगा। नागरिकों को बैंक जाकर पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे फिनटेक कंपनियां और बैंकों का ऑपरेशन खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। ग्रामीण इलाके जहां पर कोई बैंक शाखा या एटीएम नहीं होते, वहां पर लोग मिनी बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवल अपना अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हैं। अगर आधार बंद होगा तो एईपीएस सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। लाखों बुजुर्गों और महिलाओं को अपनी पेंशन या पैसे निकालने के लिए मीलों दूर शहरों में स्थित बैंकों में दौड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आधार बंद हो गया तो बैंक्स कैसे चलेगी? तो मैं आपको बता दूं, आधार से पहले भी बैंक्स चलती थी। आधार के बिना हमारा पहला ऑप्शन होगा एटीएम, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग। दूसरा यूपीआई और भीम जैसे आधुनिक विकल्प हैं जो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक के जरिए 5000 तक का भुगतान करने की अनुमति देते हैं और इसके लिए आधार के केंद्रीय सर्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपका फोन चोरी होने पर आप दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपकी उंगलियां ही चोरी हो जाएं तो? आधार की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी इसकी केंद्रीकृत वास्तुकला है, यानी सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। दुनिया के कई विकसित देश जैसे एस्टोनिया और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में डिजिटल पहचान केंद्रीकृत होती है, जहां नागरिकों के पास अपनी पहचान का नियंत्रण होता है। लेकिन भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा एक ही स्थान पर जमा है, जिसे सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक ही स्थान पर डेटा का विशाल भंडार अपराधियों और हैकर्स के लिए एक हानि पॉइंट की तरह है। यदि इस केंद्रीकृत सिस्टम में एक भी धागा कच्चा निकला तो पूरे देश की सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ जाएगी। एक केंद्रीकृत प्रणाली में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जोखिम हमेशा बना रहता है। साल 2010 से 2017 तक 7 सालों तक हमारा डेटा विदेशी कंपनियों के हाथों में रहा। L1 जो कि एक अमेरिकी कंपनी है और यह आरोपों से घिरी रहती है कि इसके संबंध अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ है। आधार के निर्माण और इसके सॉफ्टवेयर प्रबंधन में निजी और विदेशी कंपनियों की भूमिका ने हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए। RTI खुलासों और संवैधानिक बहसों से यह स्पष्ट हुआ कि आधार के सॉफ्टवेयर के डीडुप्लीकेशन और बायोमेट्रिक मिलान की प्रक्रिया में L1 आइडेंटिटी सॉल्यूशंस और सफरन जैसी विदेशी कंपनियां शामिल थी। इन कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों में इन्हें नागरिकों का इनक्रिप्टेड डेटा जैसे उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली के डेटा तक पूर्ण पहुंच दी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आधार के मुख्य सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वह इन कंपनियों की बौद्धिक संपदा थी। इसका अर्थ यह है कि भारत के करोड़ों नागरिकों का संवेदनशील डेटा की चाबी विदेशी हाथों में थी और बिना किसी स्वतंत्र ऑडिट के यह कहना असंभव है कि इस सॉफ्टवेयर में कोई बैकडोर ना बनाया गया हो, यानी असंभव है यह कहना कि पीछे के रास्ते से डेटा ना भेजा गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी जजमेंट ने निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा: वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता। हालांकि 2018 में आधार फैसले में बहुमत ने आधार अधिनियम को बरकरार रखा।
लेकिन आज जिस तरीके से आधार का बैंक खातों मोबाइल सिम के लिए अनिवार्य उपयोग हो रहा है, अदालत ने भले ही इसे सीमित किया हो, लेकिन वह पुट्टा स्वामी फैसले के मूल भावना का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। कानून की किताब में लिखा है कि आधार स्वैच्छिक है, यानी आपकी मर्जी है, लेना हो लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। लेकिन यह किस प्रकार की मर्जी है? आपको नया सिम खुलवाना है, अंगूठा लगाएं। आपको बैंक खाता खुलवाना है, अंगूठा लगाएं। बुजुर्ग दादा को अपनी पेंशन चाहिए, अंगूठा लगाएं। बिना 12 अंकों के आप इस देश में पानी के बुलबुले की तरह हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाजशास्त्र की भाषा में इसे कंपल्सन बाय स्थिति कहते हैं, यानी चुपके से बिना कानून बदले आप पर ला दी गई एक डिजिटल गुलामी। अगर जीने के लिए आधार की भीख मांगनी पड़े तो फिर इस मर्जी का क्या मतलब रह जाता है? आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लिंकर है। जब आप अपने बैंक, पैन, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, स्कूल एडमिशन को आधार से जोड़ते हैं तो डेटा अलग अलग साइलोन में ढह जाता है। सरकार और डेटा माइनिंग कंपनियां इन कड़ियों को जोड़कर आपकी 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार कर सकती हैं। इसे डेटा माइनिंग कहा जाता है, जहां आपके बायोमेट्रिक डेटा से कीमती वह डेटा हो जाता है कि आप कब, कहां और किस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। यह राज्य को नागरिकों पर अभूतपूर्व निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार लगातार दावा करती रही कि आधार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाकर देश के अरबों रुपए बचाए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। सीएजी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार रसोई गैस एलपीजी सब्सिडी में सरकार द्वारा दिखाए गए 23,316 करोड़ की बचत में से 92% बचत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के प्राइस गिरने के कारण हुई थी, न कि आधार द्वारा फर्जी लाभार्थियों को हटाने के कारण। कई मामलों में जिन लोगों को फर्जी मानकर सिस्टम से हटा दिया गया, वास्तव में वह जीवित और पात्र नागरिक थे जो खराब इंटरनेट या सर्वर डाउन की वजह से अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करा पाए। झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आधार तकनीकी विफलताओं के कारण राशन न मिलने से हुई मौतों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। 2017 में झारखंड की 11 वर्षीय संतोषी कुमारी की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी, जिसके परिवार का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक न होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। राइट टू फूड कैंपेन के अनुसार 2017 से 2019 के बीच केवल झारखंड में कम से कम 20 मौतें ऐसी हुई जिनका सीधा संबंध आधार आधारित प्रमाणीकरण की विफलता या राशन कार्ड के रद्द होने से था। सरकार इन मौतों को बीमारी या कुपोषण कहकर टाल देती है, लेकिन वास्तव में असल कारण वह सिस्टम है जो इन्हें उनके भोजन से वंचित कर देता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का बैंक खाता कई बार उनकी जानकारी के बिना ही आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। इससे कई बार उनका वेतन गलत खातों में चला जाता है या आधार सीडेड होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि पैसा किस खाते में गया है। कई मजदूरों को अपना ही पैसा निकालने के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है और फिर भी अंगूठा ना लगने की वजह से खाली हाथ घर पर वापस भी लौटना पड़ता है। हमारा व्यक्तिगत डाटा आज के दौर में नया तेल है। आधार ने निजी कंपनियों के लिए नागरिकों की निजी जानकारी तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल राजमार्ग बना दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सरकारी नियम बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई भी दुकानदार या ऐप आपको आपका मोबाइल नंबर और पर्सनल डेटा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जैसे कि बिलिंग के समय नंबर मांगना। नंबर ना देने पर भी वो आपको सामान देने से मना नहीं कर सकते। यदि कोई भी कंपनी आपका डेटा रखती है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसे कड़े इंतजाम करने होंगे। यदि कोई भी डाटा लीक होता है तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी सरकार और उस प्रभावित यूजर को देनी होगी। यदि कोई कंपनी या संस्था इन कानून के नियमों का उल्लंघन करती है या डेटा सुरक्षित रखने में नाकाम रहती है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया उन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को आधार डेटा मांगने के लिए मना किया था, लेकिन सरकार ने बाद में कानून में संशोधन कर इसे स्वैच्छिक उपयोग करने की अनुमति दे दी। आज दर्जनों ऐप और फिनटेक कंपनियां आधार की ई-केवाईसी का उपयोग करके लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रही हैं। यह डेटा अक्सर सुरक्षित नहीं होता और इसे डेटा ब्रोकर्स को बेच दिया जाता है, जिससे लोगों को अनजाने कॉल और फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर 2023 में एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रेस्क्यूटी ने खुलासा किया
कि डार्क वेब पर लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा नाम, आधार नंबर, पासपोर्ट विवरण बिक्री के लिए उपलब्ध था। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रेस्क्यूरिटी ने खुलासा किया कि PWN 301 नाम के एक हैकर ने इस डेटा को $80,000 में बेचने यानी लगभग 66 लाख में बेचने के लिए पोस्ट किया था। यह डेटा किसी एक हैक से नहीं बल्कि संभवतः उन विभिन्न सरकारी और निजी डेटाबेस से लीक हुआ था जहां पर आधार को अनिवार्य रूप से लिंक किया गया था। यह डेटा सीधा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वर से नहीं बल्कि ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कोविड-19 टेस्टिंग वाले डेटाबेस से लीक हुआ था, जहां पर लोगों ने टेस्टिंग के लिए अपने आधार कार्ड का नंबर दर्ज किया था। सरकारी हो या प्राइवेट, वो हर स्थान जहां पर आपने अपना डेटा दे रखा है वो वहां पर 100% सेफ नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्क्स आधार कार्ड और वर्चुअल ID का उपयोग की सलाह देती है, जहां आधार के केवल पीछे के 4 अंक दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में होटल से स्कूल और सिम कार्ड की दुकान तक आज भी लोग फुल आधार कार्ड की मांग करते हैं। नागरिकों के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है कि वह इसे देने से मना कर सके और ना ही डेटा चोरी होने पर कोई मुआवजा, साइबर इंश्योरेंस की कोई नीति मौजूद है। आज यह डेटा का बाजार हमें एक ऐसे चौराहे पर ले आया जहां हमें चुनना है कि डिजिटल सुविधा या मानवीय गरिमा। भविष्य में आधार को एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चीन की तरह जोड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां सरकार को आपके हर व्यवहार, जैसे कि आपने बिजली का बिल जमा किया, आपने सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी की या नहीं, इसके आधार पर सरकार आपके आधार कार्ड में स्कोर दे सकती है, जिससे आपकी यात्रा, बैंकिंग और अन्य अधिकारों को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आप एक बार ब्लॉक हो गए तो आपके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए दूसरा कोई फिजिकल रास्ता नहीं होगा। आप केवल एक 12 अंकों का नंबर बनकर रह जाएंगे, जिसे एक एल्गोरिथम नियंत्रण करता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने ऐतिहासिक असहमति नोट में कहा था कि संवैधानिक गारंटी को टेक्नोलॉजी के उतार चढ़ाव के अधीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया था कि आधार के आधार पर किसी को राशन कार्ड या उसके अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन करता है। जस्टिस AP शाह ने भी अपनी रिपोर्ट में जिन खतरनाक तथ्यों को रेखांकित किया था, आज वो सब सच होते दिख रहे हैं। भारत ने आधार को 2009 में जारी किया था, लेकिन डेटा सुरक्षा कानून 2023 में आया। यह घोड़े के आगे गाड़ी जोड़ने जैसा था। पूरे 14 साल तक करोड़ों भारतीयों का डेटा बिना किसी सुरक्षा कवच के बाजार में घूमता रहा। और आज जो कानून आया है उसमें भी सरकार ने अपनी एजेंसियों को राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर डेटा प्रोसेसिंग की पूर्ण छूट दे रखी है, जिससे जवाबदेही शून्य हो गई है। आधार का सफर सशक्तिकरण के वादे से शुरू होकर निगरानी और बहिष्कार की हकीकत तक पहुंच गया। आज हम एक ऐसे डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां गोपनीयता लग्जरी बन जाएगी और इसे केवल अमीर ज़्यादा ही बचा पाएंगे, क्योंकि गरीबों से तो एक सरकारी योजना के बदले उनकी लाइफ प्रोफाइल का सौदा किया जाता है। यदि आज हमने इस डिजिटल गुलामी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी के लिए प्राइवेसी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा।